ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स पर। आज करंट अफेयर्स जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है फरवरी महीने की दर्पण में अंतरराष्ट्रीय बिंदुओं पर। ठीक, इसको आगे शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हमने जो शॉर्ट आउट किया था ये भी था हमारे सामने। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैवान व संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से, देखिए 1 जनवरी 2022 से क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं ये। ठीक, तो मैंने बताया था कि इनको अस्थायी सदस्यों को बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, भारत व पाकिस्तान, तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने इसको भी ऐड कर दिया था। ये चीज, जर्मनी में ओलाफ सोल्ज नए चांसलर बने। तो जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज हैं। ओलाफ सोल्ज ये क्या है? जर्मनी के चांसलर हैं। और इसके पहले जो चांसलर जर्मनी की होती थी उनका क्या नाम था? एंजेला मार्कर। एंजेला मार्कर होती थी। एंजेला मार्कर लगातार 16 वर्षों तक जर्मनी की चांसलर रही, अर्थात वहां की प्रमुख रही। कितने वर्षों तक? लगातार 16 वर्षों तक रही। ठीक, अब उनकी जगह किसको बना दिया गया है? ओलाफ सोल्ज को बना दिया गया है। किसको बना दिया गया है? ओलाफ सोल्ज को बना दिया गया है। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ, बस यही एक लाइन रखना है कि जर्मनी के चांसलर कौन हैं? ओलाफ सोल्ज हैं। बस इतना ही लाइन रखना है आपको, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नोट भी कर लिए होंगे। ये यहाँ पर उनकी फोटो है ओलाफ सोल्ज जी की, यहाँ पर देख सकते हैं। ये उनकी फोटो है। ठीक, तो नोट कर लिए। जर्मनी के नए चांसलर या जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज हैं। अभी तक एक पॉइंट आपको मिला, ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। देखते हैं। अब देखिए, बस यहीं तक था उसमें। अब आ गया इसमें आपका आर्थिक परिदृश्य। क्या आ गया? आर्थिक परिदृश्य। आइए देखते हैं, इसको शॉर्ट आउट करते हुए बढ़ेंगे। 2021-22 की पांचवी, मैंने कहा ये डाटा आपके सारे डाटा में लेकर आऊंगा आर्थिकी, जैसा कि कल रिया जी ने कहा था कि आर्थिकी पर आपसे एक बृहद चर्चा करूंगा, सारे पॉइंट लिखा दूंगा मैं। ठीक है, हाँ, आर्थिकी पर सारे बिंदुओं को लिखा दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024 तक जारी रखने का, तो कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का कब तक बढ़ा दिया समय इसका? 2024 तक। अभी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कोई मतलब नहीं। अगला पॉइंट आपका, भारत के स्वतंत्र एवं तरजीह व्यापार। हाल ही के वर्षों में भारत में विदेशी निवेश, रिजर्व बैंक के आंकड़े, कोई मतलब नहीं है। लघु बचत वाला भी कोई मतलब नहीं है। केन बेतवा लिंक, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि, पीएम, तो कोई मतलब नहीं है ये इसका। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी, तो अभी आपसे पूछेंगे भाई इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं 2-3 चीजें, और ये भी इसके बाद कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, देखिए इसमें विभिन्न प्रमुख बैंकिंग दरें निर्धारित किया गया। लास्ट में जो मैं बताऊंगा वही आप लोग लर्न करना है आपको। अभी देख लीजिए, रेपो दर क्या है? 4% है। रिवर्स रेपो दर क्या है? 3.35% है। बैंक दर क्या है? 4.2% है। एमएसएफ और यह नगद आरक्षण अनुपात, इसे सीआरआर भी कहते हैं। ठीक, नगद आरक्षण अनुपात को सीआरआर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें से कोई बताएगा कि रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? मैंने चर्चा किया है, प्रश्न भी दिया है टेस्ट में। रिवर्स रेपो रेट क्या है? बैंक दर क्या है? कोई बताए उत्तर। रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है?
बैंक दर क्या है? बताओ भाई, उत्तर बताओ। मैं आगे बढ़ूं कि मैं ही चर्चा कर दूं? नहीं आ रहा हो तो मैं बताऊंगा भाई। एक उत्तर आ गया। जिस रेट पर आरबीआई रुपीज नहीं ऋण देती है, किसको देती है ऋण? हाँ, लोन देती है। देखिए, आप सीधा सीधा जानिए, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? किसी ने फिर और उत्तर दिया है, बैंक को, बिल्कुल। देखिए, एक लाइन पूरा आप लर्न करिए यही कि आरबीआई हमारी, आरबीआई जो है, द इंटरेस्ट रेट दैट द आरबीआई चार्ज व्हेन कॉमर्शियल बैंक, बिल्कुल बिल्कुल, मनी फ्रॉम द कॉल द रेपो रेट। हाँ, बस एक चीज और इसमें आप जोड़ दी होती तो एकदम आपका सही हो जाता जो है शशांक जी। ठीक है, आप एक चीज और जोड़ दिए होते इसमें, ये जोड़ दिए होते कि अल्पकालीन ऋण जो देता है, क्या देता है? अल्पकालीन। हाँ, आप एक लाइन जानिए बस, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है ये वाणिज्यिक बैंकों को या सरकारी जो बैंकें हैं इनको जो है क्या करता है? अल्पकालीन ऋण जो उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। जिस दर पर उपलब्ध कराता है, इसमें अल्पकालीन भी आपको जोड़ना जरूरी है। दीर्घकालीन ऋण नहीं देता है, अल्पकालीन ऋण देता है। और जिस दर पर जो है वो वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी को अपने पास जमा करता है, उसी को ही रिवर्स रेट, रेपो रेट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। हाँ, अल्पकालीन ऋण जिस तरह से वापस लेता है या वापस नहीं लेता है, मतलब बैंकों की जमा, जैसे हमारे पास पैसा हो गई उनको जमा वापस लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक, अब वो बैंकों को लाभ मिलेगा, हमें ब्याज मिलता है ना, हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, हमें लाभ मिलता है। बैंकें जब अपना पैसा आरबीआई में जमा करेंगी तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। किससे? रेपो रेट से कम रहेगा। आप जब भी देखेंगे हमेशा रिवर्स रेपो रेट। देखिए, रिवर्स रेपो रेट जितना अधिक रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में तरलता उतनी ही कम होगी, क्योंकि बैंक हमको ब्याज देगा, हम पैसा ले जाकर के बैंक में जमा कर देंगे। ठीक, और रेपो रेट जितना कम रहेगा, तरलता उतनी ही ज्यादा रहेगी। ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर चर्चा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने ये चीज आपको यहाँ पर कई बार चर्चा किया है, बताइएगा आप लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना कब तक बढ़ा दी गई? 2024 से। चलो भाई, 2024 तक तो हमने बढ़ा दिया, 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब भाई ये शुरू कब से की गई थी? बताइए आप, शुरू कब से की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब से की गई थी? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 तक तो बढ़ गया है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे शुरू कब किया गया था? मैं बताऊं? चलो दो ऑप्शन देता हूं, 2016, 2018। अब बताओ भाई। गलत प्रीति जी, गलत आपका। अब तो 2016 हो ही जाएगा रिंकी जी। एक गलत हो गया, दो ही ऑप्शन दिया हूं। तो 2015 माला जी आपका गलत है, 2015 तो होता होगा ही नहीं, यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिए। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया था। कब किया गया था? डेट सही थे, 20 नवंबर 2016 को किया गया था। 20 नवंबर 2016 को किया गया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, तो इसमें आप, और कब तक बढ़ा दिया गया इसे? 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो प्रधानमंत्री, जो आपके यहाँ प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 नवंबर 2016 में की गई थी। ये कोई मतलब नहीं है इसका, पहले ही मैंने खारिज कर दिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए भाई, आरबीआई के
प्रमुख कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है। बीच बीच में आपसे चर्चा करते रहेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। आरबीआई के गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास, बिल्कुल प्रीति जी आपने एकदम सही बताया, शक्तिकांत दास जी हैं। अच्छा, सुशील चंद्रा जी क्या हैं। बिल्कुल रिया जी, शक्तिकांत दास। सुशील चंद्रा जी क्या हैं भाई। सुशील चंद्रा का नाम सुना है आप लोगों ने, कहीं पर चर्चा किया था मैं। अगला पॉइंट है लघु बचतों पर ब्याज दर और परिवर्तित, तो कोई मतलब नहीं है, इसे हम नहीं देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चुनाव आयुक्त हैं, बिल्कुल रिया जी आपने एकदम सही बताया, चुनाव आयुक्त हैं वो। 2021-22 की दूसरी तिमाही में भुगतान संतुलन चालू खाते में घाटा, रिजर्व बैंक के आंकड़े कोई मतलब नहीं है। केन बेतवा लिंक, तो आप देखिए ये, इसको मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है, इसलिए यहां पर भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। देश में नदियों को वापस जोड़ने की पहली प्रमुख परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर 2021 की बैठक में मंजूरी प्रदान की। ठीक, तो ये केन नदी है और दूसरी बेतवा नदी है, इन दोनों को जो है आपस में जुड़ेंगी, जिससे केन का पानी बेतवा में और बेतवा का पानी केन में हो जाए, जिससे कभी जो है नदी सूखे ना। अगर दूसरी जो नदी क्या है, सदावाहनी नदी है, तो दूसरे केन नदी, और तो फिर बेतवा भी सदावाहनी हो जाएगी। केन नदी का पानी, अब देखिए इसमें स्पष्ट भी कर दिया गया है, केन नदी का पानी किसको दिया जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। और ये परियोजना क्या है, ये परियोजना क्या है, ये परियोजना मध्य प्रदेश के दाऊधन में बांध के निर्माण, लोअर अप परियोजना, कोठा बैरेज और कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए किया जाएगा। तो ये तीन है, दाऊधन बांध है, देखिए थोड़ा सा ऊपर का है, आपके परीक्षा से थोड़ा ऊपर है, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज परियोजना, ठीक, इसे थोड़ा सा ऊपर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में चूंकि सूखा क्षेत्र हो जाता है, तो वहां की पानी की पूर्ति ये करेगा। तो ये भी जानते रहिए कि इन बेतवा लिंक से लाभ किसको होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। ठीक, किसको लाभ होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र को, इससे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, आगे बढ़ें। मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि, कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बताया था, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये चीजें आ गई। पीएम किसान सम्मान निधि सम्मान योजना की 10वीं किस्त जारी, तो किस्त आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत कब से की गई थी, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, अब बताओ भाई, जल्दी बताओ। कई बार मैंने इसको आप लोगों को रटा दिया हूं। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से की गई, कब से की गई भाई। बिल्कुल 2018 से हुई रिया जी, 2018 से हुई, आप लोग एकदम सही कह रहे हो, शायद यहीं कहीं लिखा भी है। इससे 1 दिसंबर 1 जनवरी 1 दिसंबर, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, 2018, 1 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत से ही, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 दिसंबर 2018। ठीक, तो आप नोट कर लेंगे, 1 दिसंबर 2018 से पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी, 2019 के चुनाव के पहले ही हुई थी। ठीक, हाँ, 2019 का जो चुनाव शुरू होने वाला था उससे पहले ही हुई थी। कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए सामान्य ज्ञान, नवीनतम सामान्य ज्ञान पर पहुंच गए। ठीक, तो आज आर्थिकी खत्म किया, कुछ हम हमारे पास बचा था जो है राष्ट्रीय, उसको देखा। अब नवीनतम सामान्य ज्ञान को हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आवाज पहुंच रही है, कोई और समस्या तो नहीं। आगे बढ़ते हैं।
आइए, JWST शॉर्ट फॉर्म है। एक शॉर्ट फॉर्म हमको एक दर्पण में मिलता है और इसी में से आपकी परीक्षा में आ जाता है। JWST क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। अभी चर्चा किया था आगे हमने पीछे पीछे चर्चा किया था। यह नासा के एक स्पेस टेलीस्कोप का नाम है, सूक्ष्मदर्शी का नाम है। कनाडियन स्पेस एजेंसी व यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सहायता से तैयार किया गया है। विश्व के इस सबसे बड़े टेलीस्कोप की अंतरिक्ष में स्थापना के लिए 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। तो जान लीजिए ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि JWST क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको लॉन्च कब किया गया और किस चीज की जानकारी इससे हमें मिलेगी। आइए नियुक्तियां देखते हैं। नियुक्तियों में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आज मैंने देखा था। HUL के संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो कोई मतलब नहीं है आपका, आप आगे बढ़िए। अच्छा, फिक्की के, हाँ फिक्की जान लीजिए, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता जी हैं फिक्की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये उद्योगों से संबंधित है। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। इसे बहुत कम पूछा जाता है, जो रेलवे की परीक्षा है उसमें ज्यादा पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मोहित जैन INS के नए अध्यक्ष। तो कोई मतलब नहीं है, जानते रहिए, बस आगे बढ़ जाइए। बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो मैं अंतिम समय में आपको एकदम ओके कर दूंगा कि यही इसी नियुक्तियों में से आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। अगला है भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा। कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं, इनको बने रहने दीजिए। अगला है विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं। तो जानते रहिए विनय कुमार त्रिपाठी जी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं, बस इतना जान लीजिए। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। बाकी इनका भी आपकी एग्जाम में बहुत कम आना, बस SSC और बैंक रेलवे। ये चीज आपको लिए थोड़ा जानना है। प्रदीप कुमार रावत, प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत हैं। कहां पर हैं? चीन में भारत के नए राजदूत। एक इंपॉर्टेंट मिला है, नोट कर लीजिए इसे। चीन में भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के नए राजदूत। कहां पर? मैक्सिको में भारत के नए राजदूत कौन है? पंकज शर्मा जी हैं। डॉक्टर अनुपम राय जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। तो बस जानते रहिए, इनको आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कैमरून मैके भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त। भी हटाइए, कोई मतलब नहीं है। अब हाँ देखिए, नियुक्तियां बस इतनी ही थी। अब हम पुरस्कार पर पहुंच गए। आज 2 पुरस्कार बस इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हम सब की हेडिंग को टच करेंगे, 2 पुरस्कार 3 पुरस्कार बस इंपॉर्टेंट है बस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आएगा भी। हाँ जो है, आइए देखते हैं। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के पुरस्कार। कोई मतलब नहीं है इन्फोसिस वाला। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है ICTP रामानुजम पुरस्कार 45। तो किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया। किसको दिया गया? नीना गुप्ता को। बस जान लीजिए, रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया? नीना गुप्ता को। इस पुरस्कार की स्थापना 2004 में हुई थी और चौथी भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो ये जानिए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट करिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
और किसको दिया गया है? 2019 का तो दिया गया, किसको दिया गया है? आनंद चौधरी को दिया गया है। आनंद चौधरी कौन है? दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं आनंद चौधरी। नोट करते हुए चल रहे हैं ना? आवाज पहुंच रही है मेरी? किसी कोई दिक्कत? आगे जमुना लाल बजाज पुरस्कार, तो कोई मतलब नहीं जमुना लाल बजाज पुरस्कार से आपको। ये पुरस्कार आपकी स्क्रीन पर जो आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। दोनों में से कोई एक आएगा, मिस वर्ल्ड आएगा या मिस यूनिवर्स आएगी। ठीक, चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने जीता मिस यूनिवर्स 2021 का ताज। तो किसने जीता है? क्योंकि अब की बात मिस यूनिवर्स किसी भारतीय ने जीता है। किसने जीता है? भारतीय ने जीता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। उनका नाम क्या है? हरनाज सिंधु है। कौन, क्या नाम है? हरनाज सिंधु। और कहाँ की है ये? भाई मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आप लोगों की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? जल्दी बताओ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही है, तब ठीक है। हरनाज संधू कहाँ की हैं? सिंधु लिखा हूं, सॉरी सॉरी, संधू हैं, संधू हैं। ठीक, हाँ। तो ये हरनाज संधू कहाँ की हैं? ये चंडीगढ़ की हैं। और आप जान लीजिए कि तीसरी पर्सन है अभी तक जो इस पुरस्कार को जीती है। इसके पहले मिस यूनिवर्स जीतने वाली कौन कौन है? 1994 में सुष्मिता सेन है, और 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। 2000 में हाँ, लारा दत्ता दो, और एक तीसरी पर्सनालिटी है। तो आप जान लीजिए कि ये तीनों भी आपके एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में तो तीनों आएंगे, आपके एग्जाम में भी तीनों आ सकता है। ठीक है, हाँ, आपके एग्जाम में भी तीनों आ सकता है कि इनमें से किसको जो है मिस यूनिवर्स नहीं रही है, या 2021 की यूनिवर्स का ताज किसको मिला। तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, और ये तीसरी व्यक्ति हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, हरनाज सिंधु। इस दृष्टि से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और ये अगला एक पॉइंट और नोट करिए कि मिस यूनिवर्स का ये प्रतियोगिता का आयोजन किया कहाँ गया था? इजराइल। कहाँ किया गया था? इजराइल में एक जगह है ई लैट। कौन सी जगह? ई लैट में किया गया था। इजराइल के ई लैट में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, हाँ, ई लैट इजराइल में किया गया था। बिल्कुल प्रिया जी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, इसे आप लोग जानते रहिएगा। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स बनी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़े। और देखिए, मिस वर्ल्ड के बारे में चर्चा किया था, और मिस वर्ल्ड का खिलाफ जो आयोजन है 2021 में जो है होना था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ की जो प्रतियोगिता थी, जो हमारे यहाँ की रनरअप थी, प्यूर्टोरिको में होना था, हमारे यहाँ की जो रनरअप थी वो क्या हो गई? कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिनके कारण इस प्रतियोगिता का आयोजन रद्द कर दिया गया। लेकिन मार्च 2022 में इस प्रतियोगिता का फिर से आयोजन किया गया, मार्च 2022 में। हाँ, तो ये हमें किस प्रतियोगिता दर्पण में मिलेगा? अभी पिछला तो मैंने लिखाया है, नया जो हुआ होगा वो हमको फरवरी मार्च, हाँ, अप्रैल की प्रतियोगिता दर्पण में हमको मिल जाएगा।
हम वहां पर इसको अपडेट कर लेंगे और हरनाथ संधू को भी हम लोग देख लेंगे वहां पर। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार में मैंने बताया था 1-2 पुरस्कार हैं, तो इन दोनों में से हो सकता है कोई आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्या है? ज्ञानपीठ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये 2020 का भी दिया गया है और 2021 का। वैसे तो ज्यादा संभावना 2021 की रहेगी, लेकिन 2020 का भी पूछा जा सकता है और 2021 का भी, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। 2020 के लिए कौन था? ये 56वां पुरस्कार है, इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये भी पूछ लिया जाता है। 2020 के लिए क्या है? ये 56वां पुरस्कार है। और 2021 के लिए क्या है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो नोट, इसको आप ऐसे लिखिएगा, पूरा क्रम बना लीजिएगा जिससे दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन है, ये है 56वां। इनकी फोटो भी है यहाँ पर, आप देख लेंगे। हाँ, 56वां पुरस्कार किसको दिया? ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया है। और जबकि 57वां ये पुरस्कार 57वां कोंकण लेखक दामोदर माउजो को दिया गया। कोंकणी लेखक हैं ये, वो असमी लेखक हैं। दामोदर माउजो क्या हैं? ये देखिए यहाँ पर है, दामोदर माउजो कोंकणी लेखक हैं। इनको कौन सा दिया गया है? 57वां अर्थात 57वां पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लिए आप लोग? ये पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया जाता है ये सब तो नहीं है, लेकिन आपको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है। हाँ, 2020 का नीलमणि फुकन को और 2021 का दामोदर माउंजो को। ये कोंकणी लेखक हैं और ये असमी लेखक हैं। ठीक है, तो आप लोग नहीं भूलेंगे अब। ठीक, आगे बढ़ें। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि 1-2 पुरस्कार है इस महीने की दर्पण में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर 2 पुरस्कार आपको मिल गया, एक मिस यूनिवर्स मिला और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 2 पुरस्कार मिला आपको। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 2 पुरस्कार मिला आपको, एक 2020 का और दूसरा 2021 का। 2020 वाला क्या है? 56 है और 2021 वाला क्या है? 57 है। ये असमिया कला का असमिया लेखक को मिला है और ये कोंकणी लेखक को मिला है। ऐसे आप लोग शार्ट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, कोंकणी, हाँ कोंकणी लेखक को मिला है। नाम तो आप लोग लर्न होगा, नाम बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़े। हाँ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर द ड्यूक ग्याल्पो। ऑर्डर द डुक ग्याल्पो है। आप इतना जानते रहिए कि किस भारत के किस नेता को जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो किसको दिया गया? हमारे प्रधानमंत्री जी को, पीएम जी को दिया गया, नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ राष्ट्रपति या ये सब आप मत ध्यान रखिएगा। ठीक, किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। स्पेस यक्स के सीईओ एलन मस्क टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सन ऑफ द ईयर किसके? टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? स्पेस एक्स मतलब स्पेस मतलब अंतरिक्ष यात्री हैं के सीईओ हैं एलन मस्क। स्पेस एक्स सॉरी कोई कंपनी है, एलन मस्क हैं
तो टाइम पत्रिका के वर्ष के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? एलन मस्क हैं। पर्सन ऑफ द ईयर यहां पर लिखा गया है। हाँ, पर्सन ऑफ द ईयर 2021। ठीक, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 यहां मिटा देते हैं, गड़बड़ आ गया है। कौन, किसको चुना गया है? एलन मस्क को चुना गया। एलन मस्क कौन है? स्पेस एक्स के सीईओ हैं। इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, टाइम पत्रिका ने विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक, हाँ, तो बस इतना ही आप जानते रहिए। ये देखिए इनकी फोटो है, यहाँ पर देख लीजिए। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? एलन मस्क को चुना गया। बस इतना ही आप जानते रहिए, यही प्रश्न बनकर आएगा। तो 3-4 हो गए आपके सामने। 4, एक मिस यूनिवर्स, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और चौथा टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, अब देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। टाइम के एंटरटेनर ऑफ द ईयर एथलीट, कोई मतलब नहीं है आपका, ये काट देते हैं इसको। ठीक, हाँ, इसको काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों की वर्षात एटीपी ओटीपी पुरस्कार वगैरह मत देखो भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। महिला टेनिस WTA कुछ मत देखिए, आप आगे बढ़िए, यहां से आपको नहीं मिलेगा प्रश्न। ये अगला है। हाँ, ये पुरस्कार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी 2021, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार व साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021, ये सब जो है आपकी स्क्रीन पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, देखिए आपको सब नहीं लर्न करना है, इसमें बहुत ज्यादा दिया गया, देख रहे हैं। मैं जिन को लाइन, जो मैं जिस दिन पर टिक कर दे रहा हूं, सबसे पहले नंबर 1 पे रखिए हिंदी का। यहां पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, इसको नोट करिएगा, आप लिख लीजिएगा अपने क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ऐसे लिख लीजिएगा आप। जिस पर मैं बताऊंगा वही लर्न करना है। आदमी अकादमी पुरस्कार 2021। अब देखिए हिंदी का सबसे पहले आप नोट करिए, किसको नोट करेंगे? हिंदी का नोट करेंगे। हिंदी का कौन है? सम्राट अशोक, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सम्राट अशोक। तो ये पुस्तक एक पुस्तक आपको और मिल गई, एक पुस्तक मिली थी, क्या नाम था उस पुस्तक का? मैंने बताया था, नोट कराया था, कौन सा पुरस्कार था? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऐसे कुछ पुरस्कार था भाई, मैं भूल गया हूं, आप लोग बताना हमें। ठीक, और दूसरी पुस्तक ये आ गई आपकी साहित्य अकादमी से संबंधित है, सम्राट अशोक। नाट्य रचना है दया प्रकाश सिन्हा जी हैं, देखिए ये भी मोटा मोटा कर दिया गया है इसमें भी। ठीक, हाँ, सम्राट अशोक नाट्य रचना है दया प्रकाश सिन्हा जी हैं। दूसरा अगर आप जानना चाहते हैं तो संस्कृत का एक जान लीजिए। हाँ, श्रीजांति शंखनादम काव्य है, और ये किसको दिया गया है? विद्येश्वरी प्रसाद मिश्र विनय जी को दिया गया, तो ये भी आपके लिए। और तीसरा अगर आप जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी का विंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास है नमिता गोखले जी का। बस अगर इन तीनों में से आप भूल भी जाना चाहते हैं, मन कर रहा है भूल जाए सर कुछ हम, तो हिंदी और संस्कृत का भूल जाना, लेकिन हिंदी का मत भूलना भाई। हिंदी का तो आपकी एग्जाम में प्रबल दावेदारी रहती है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोगों ने देखा, और इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा, मिस यूनिवर्स पुरस्कार देखा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जो 3-4 पुरस्कार आज आप प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये दिया गया है, इनको देख लेना। साहित्य अकादमी पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए आगे बढ़िए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी ही पूछा जाता है, अभी तक ये नहीं पूछा गया है, दुर्भाग्य हो तो पूछ लिया जाए।
लेकिन कहाँ तक पढ़ोगे आप लोग, बहुत सारा दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है, देख लेते हैं फिर। कोई भारतीय मैंने देखा, ठीक, किसको, कौन सा पुरस्कार है, पढ़ते हैं इसको। एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के पुरस्कार 2021, भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर, क्या मिला है इनको, वुमेन ऑफ द ईयर। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है, ठीक। अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया, तो आप इसे नोट कर लेना। अगला है कास्टन वार होम व थॉमसन हीरा वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट, तो कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, इनको क्या जरूरत है जानने का। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष 2021 के अन्य पुरस्कार, तो राइजिंग, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब ये निधन है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट की सूची दी गई, हालांकि आपके एग्जाम में यहां से नहीं आएगा। निधन पर देखते हैं। विनोद दुआ क्या हैं, वरिष्ठ टीवी के पत्रकार हैं विनोद दुआ, बस इतना ही जानते रहिए। विनोद दुआ एक पत्रकार हैं, बाकी और कुछ नहीं जानना है मृत्यु से, निधन से। अगला है डेसमंड टूटू, डेसमंड टूटू हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध एवं मानवाधिकारों के लिए संघर्ष रहे डेसमंड टूटू का निबंध हो गया। तो सबसे पहले कहाँ के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के हैं, और दक्षिणी अफ्रीका देश है, आप जानते रहिए दक्षिण अफ्रीका क्या है, देश है। मानवाधिकारों के लिए लड़ते रहे, किसके लिए, मानवाधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1984 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो नोबेल शांति आप जान ही रहे हो, जिसको मिल जाता है वो संस्था बहुत इंपॉर्टेंट या व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2005 में गांधी शांति पुरस्कार भी पाए हुए। तो इतनी पर्सनालिटी है, ऊंची पर्सनालिटी है। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई डेसमंड टूटू किससे संबंधित थे, तो मानवाधिकारों से संबंधित थे। कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ये कब नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, ये पूछ लिया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था 1984 में दिया गया था, और 2005 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक। ये पर्सनालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मृत्यु वाली। के एस सेतु माधवन, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नंद किशोर पृष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और इसके बाद वर्ष दिवस सप्ताह आ गया है, देखते हैं। इसके बाद इसी को और समाप्त करेंगे, इसके बाद आपकी क्लास समाप्त कर देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, लंबी क्लास बहुत नहीं करेंगे। 1 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और 1988 से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, 1988 से ये मनाया जा रहा है, ठीक। हाँ, इसको भी नोट कर लेंगे। और इस वर्ष की थीम क्या थी 2021 की, इंड इनक्वालिटीज इन एड्स। 3 दिसंबर उससे भी इंपॉर्टेंट, दिव्यांगजनों, जिसे हम विकलांग कहते थे, दिव्यांगजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, ठीक। 1992 में 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए मनाया जा रहा है, 1992 से अंतरराष्ट्रीय दिवस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, जयंती है। एक चीज और था, यहीं पे भूल गया है, इसमें क्या, शायद 3 दिसंबर कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताओ, शायद इसमें नहीं दिया जा रहा है। कंप्यूटर दिवस शायद 3 दिसंबर है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को 3 है कि 2 है, ठीक है, लेकिन है यहीं पर
4 दिसंबर नौसेना दिवस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1, 2, 3 तीनों मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और तीनों आप लोग जो है लर्न कर लेना। अभी कंप्यूटर वाला मैं आपको ध्यान आएगा तो कल बता दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, तो जानते रहिए 14 अप्रैल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल अभी अभी मनाया गया, क्या है, अंबेडकर की जयंती है, ठीक। महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर जानते रहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 दिसंबर सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 9 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस अंतरराष्ट्रीय, हाँ ये 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर, इसे नोट कर लेंगे। 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट है आपका ये। मानवाधिकारों की बात को इसी दिन स्वीकार किया था। 11 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर विजय दिवस, तो इसको आप जानते रहिए, 16 दिसंबर विजय दिवस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। आगे पृष्ठ पर चलते हैं, पहले दिवस समाप्त कर लेते हैं फिर आएंगे लास्ट लौट करके। 1971 में था। 19 दिसंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 20 दिसंबर भी, 22 दिसंबर, हाँ 23 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस है, नोट करिएगा 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसमें 23 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक। 23 दिसंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 25 दिसंबर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती है, आप लोग जानते रहिए। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, ठीक। 28 दिसंबर को आप लोग जानते ही हो, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई थी। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो पूरा रटा देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर 137वां देखिए दिया है, इसमें 1885 यहाँ लिखा भी है, इसको आप जानते रहिएगा। 137वां अपनी स्थापना दिवस मना रही थी। थोड़ा सा पीछे वाले पेज पे छूट गया है, तो हम पीछे वाले पेज पर चलते हैं। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल किसी वर्ष को किसी रूप में मनाया जाता है, तो वर्ष 2022 किस रूप में मनाया जा रहा है? सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, वर्ष 2022 को सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में 2 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र महासभा 2022 को किस रूप में मना रहा है? सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। पीसीएस में ऐसे प्रश्न रहते हैं आपके, मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ उसको भी हम लोग क्या करें, देख लिया करें वहां तक। और किस रूप में मना रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ? परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और इंटरनेशनल ऑफ ईयर ग्लास किस रूप में मना रहा है? इंटरनेशनल ऑफ ईयर ग्लास के रूप में मना रहा है। तो ये इतना आपका इंपॉर्टेंट थे। 2 दिसंबर आप लोग मिला, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है भाई बताओ, आप लोग बता नहीं रहे हो, सब सुपर टेट वाले हो। 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है कंप्यूटर दिवस। चलो कोई बात नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।